बड़ी बड़ी मशीनों को काम करता हुआ देखना सच में बहुत अच्छा लगता है और कई बार तो हमारे मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें भी कुछ बड़ा बना सकती हैं? तो आइए पता लगाते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी ही विशाल मशीनों के बारे में जिन्होंने बड़े बड़े स्ट्रक्चर डिजाइन किए हैं। सेगमेंटल ब्रिज लॉन्चिंग मशीन। जब आप रोड या फिर रेलवे के लिए किसी बड़े बड़े ब्रिज के बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में बड़े बड़े क्रेन्स तो जरूर आते होंगे जो बड़े बड़े पीसेस को उनकी जगह पर रखते हैं। लेकिन यह अतीत की बात है, फ्यूचर तो यहाँ पर है भाई। आप इस वक्त SLI 900/32 सेगमेंटल ब्रिज लॉन्चर देख रहे हैं। यह है मेगा मशीन। यह खुद 580 टन की है और इसे बनाने वाले हैं बीजिंग वॉव जॉइंट मैकेनरी कंपनी। ये इस तरह से डिजाइन की गई है कि ये खुद रेलवे ट्रैक्स पर चल सकती है और यही कारण है कि ये आराम से जाइंट स्ट्रक्चर्स को एग्जिस्टिंग रेलवेज पर ट्रांसपोर्ट कर सकती है और यहाँ तक कि रोड्स पर भी। ये एक ट्रैक ग्राइंडर को उसकी जगह से उठाता है और फिर ये खुद पिलर्स पर चलता है, जिसके बाद ये एक पेनोमेटिक सपोर्ट स्ट्रक्चर को पहले पिलर पर रखता है और फिर ऐसा करते करते दूसरे पिलर्स पर चलते जाता है और बाकी के ग्राइंडर्स को उनकी जगह पर रखता जाता है और यहाँ से वर्कमैन सभी चीजों को उनकी जगह पर वेल्ड करते हैं। उसके बाद ही दूसरे ग्राइंडर पर जाते हैं। इस मशीन में 64 व्हील्स हैं जिन्हें 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और ये सभी 90 डिग्री तक रोटेट हो सकते हैं ताकि इन्हें किसी भी तरह से जमीन पर चलाया जा सके। इस मशीन की वजह से चाइना में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी प्रगति हुई है और कहा जाता है कि 2025 तक यहाँ पर कम से कम 24,000 मील जितनी हाई स्पीड रेलवे तैयार कर ली जाएंगी। इतना ज्यादा हाई स्पीड रेल नेटवर्क भाई मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। क्या कनेक्शन है भाई। टनल बोरिंग मशीन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि भीड़ भाड़ भरे शहर में सबवे टनल्स या फिर अंडरग्राउंड हाईवेज कैसे खोदे जाते हैं? ये एक ऐसा विशालकाय इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका काम जमीन के नीचे चल रहा है, वो भी टनल बोरिंग मशीन की मदद से। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया का फॉरेस्ट फील्ड एयरपोर्ट लिंक में चल रहा काम। यहाँ पर फिलहाल 2 टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे डिजाइन किया गया है जर्मन कंपनी हर्चिंट ने और इसकी प्रत्येक की लागत लगभग $20 मिलियन है। अपने लगभग 39 फीट के रेडियस रोटेशन कटर व्हील्स के साथ ये आराम से टनल में खुदाई का काम कर सकते हैं, जिसके बाद सारा कंकड़ एक स्क्रू कन्वेयर की मदद से बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं हाइड्रोलिक सिस्टम मशीन को लगातार आगे की ओर धकेलता रहता है। इसके बाद कंक्रीट सेगमेंट्स को इंस्टॉल किया जाता है जो टनल के घुमाव को मैच करते हैं, जिससे रिंग्स का फॉर्मेशन होता है और जैसे जैसे ये रिंग्स कंप्लीट होती जाती हैं, हाइड्रोलिक्स आगे बढ़ते जाते हैं और नए नए सेगमेंट्स फॉर्म होते जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट फील्ड एयरपोर्ट लिंक प्रोजेक्ट में अभी तक लगभग 9,000 रिंग्स का इस्तेमाल 5 मील की टनल में किया गया है। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है कि वाइब्रेशंस और डिसरप्शन से बचने के लिए इस टेक्नोलॉजी को स्लो होने की जरूरत है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में हुई थी और उम्मीद है कि ये जल्द ही खत्म भी होने वाला है। वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। खैर जो भी है, अच्छी बात तो यह है कि ये बोरिंग नहीं है। टावर क्रेन्स। बड़ी मशीन्स की बात करें तो हम क्रेन्स को कैसे भूल सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हमें रोज ही देखने को मिलती है। दुनिया की सबसे बढ़िया क्रेन कंपनीज में से एक है लेबेयर, जो कि हमेशा ही अपने काम में कुछ नयापन लाने की कोशिश करते रहते हैं, जिसमें कस्टमर सेलिब्रेशंस डेज भी शामिल होते हैं, जिसमें बड़ी क्रेन्स छोटे क्रेन्स को उठाते हैं और इंजीनियर अपना टैलेंट दिखाते हैं। लेकिन जब इन्हें इस्तेमाल करने की बारी आई तब ये वाकई हमें इम्प्रेस कर देती हैं, खास करके टावर क्रेन्स। वैसे तो कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद काफ़ी ये मूल्यवान होती हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान का होना मतलब अपने काम को और मुश्किल बनाना। और टावर क्रेन्स ये सभी काम जमीन को खाली रखते हुए हवा में ही कर लेती हैं। डिपेंड करता है कि सीरीज कौन सी चुनी गई है। लेबेयर की अभी तक की सबसे बड़ी क्रेन की ऊंचाई 1500 फीट की है और इन्हें खास करके बड़ी बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग का लख्ता टावर। हालांकि सभी टावर क्रेन्स इतने बड़े नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटी क्रेन्स को इनसे कम आंका जाए। इनमें कुछ तो 42 टन जितना वजन भी उठा सकती हैं और ऐसा इनकी मजबूत केबल्स की वजह से होता है जो स्टील की बनी होती हैं। इन्हें और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए पतले तारों को बीच में मौजूद मोटे तार के इर्द गिर्द लपेट दिया जाता है और इनकी डिजाइन ऐसी है कि किसी भी क्रेन की मदद से इनको उठाया जा सकता है और डिसेंबल भी किया जा सकता है। हालांकि कंस्ट्रक्शन को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए टावर क्रेन्स के सेंट्रल पिलर को बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स के बीच में लगाया जाता है। और हाँ, कुछ टावर क्रेन्स तो ऐसे होते हैं जो टावर के अंदर होते हुए भी ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। और यही कारण है कि चाइना का
T30 होटल का कंस्ट्रक्शन जल्दी खत्म हो गया था। ये एक 30 मंजिला स्काईस्क्रैपर है जिसमें मेहमानों के रहने के लिए 330 रूम हैं और इसका निर्माण 2012 में शुरू हुआ था। और हाँ, यहाँ पर भी इसके सेंट्रल पिलर को बीच में लगाया गया था और इस भव्य बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मात्र 15 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लिया गया। इसे कहते हैं भाई बढ़ती गति से आगे बढ़ना। जॉर्जिया पावर न्यूक्लियर प्लांट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टावर क्रेन्स स्काईस्क्रैपर के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत काम आते हैं, लेकिन जब आपको कोई भारी भरकम सामान उठाना होता है तब इनके साथ स्थिर रहना एक बहुत बड़ी समस्या है। जॉर्जिया में न्यूक्लियर प्लांट वोक्टेल का कंस्ट्रक्शन प्लांट कुल 3200 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें कम से कम 4 सेंट्रल पार्क तो आराम से समा सकते हैं। और इस तरह के बड़े प्लॉट्स में यही कारण है कि क्रॉलर क्रेन्स को पसंद किया जाता है। जॉर्जिया के वोक्टेल एक्सप्रेशन प्रोजेक्ट के यूनिट नंबर 3 और 4 में न्यूक्लियर कंटेनमेंट रूफ्स की जरूरत थी, जिनके कुल वजन 900 टन था और इनका डायमीटर 135 फीट और ये तकरीबन 37 फीट ऊंचे थे। और इन दोनों ही रिंग का वजन लगभग 2 जंबो जेट्स जितना था। कोई भी टावर क्रेन 50 टन से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती। इन्हें इससे भी ज्यादा ताकतवर किसी चीज की जरूरत होती है, इसीलिए उन्होंने लैम्पसन LTL 2600 का चयन किया, जिसमें 400 फीट का बूम अटैच किया गया था और अब ये 1200 टन जितना वजन आराम से उठा सकती है। भैया ऐसे कहते हैं शक्तिशाली होना। आस्था हेस्टिन रिंग स्पार। क्या आपने कभी सोचा है कि दूर समुद्र में ऑयल रिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? मैं आपको बता देता हूँ। इस दुनिया में कुछ बड़े बड़े नॉटिकल स्ट्रक्चर्स और मशीन्स ऐसी भी हैं जो उनके निर्माण में मदद करती हैं। उदाहरण के तौर पर हम दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिंग के बारे में बात करते हैं, द आस्था हेस्टिन। इस अविश्वसनीय संरचना का स्पर प्लेटफॉर्म साउथ कोरिया में बनाया गया था और ये 656 फीट लंबा और इसका डायमीटर तकरीबन 164 फीट था। इसका वजन 46,000 टन से भी ज्यादा था। अब इस मेगा स्ट्रक्चर को कोरिया से सीधे नॉर्वे ले जाने की जरूरत थी और तभी एंट्री हुई हैवी मरीन ट्रांसपोर्ट के ग्लोबल मार्केट लीडर की। ये बोस्कलिस डॉकवाइज वैनगार्ड है, जो कि सेमी सबमर्सिबल हैवी ट्रांसपोर्ट वेसल है और लहरों के 90 फीट नीचे तक डूब सकता है। और यही कारण है कि हैवी मशीनरी इस पर आराम से तैर सकती है। और इनका एक लेट्सट्स वर्जन भी है जो कि 1,17,000 टन से भी ज्यादा वजन उठा सकता है। 14,500 समुद्री मील की इस यात्रा को पूरा करने के लिए तकरीबन 2 महीने का समय लगा और जब दिसंबर 2018 में अपने निर्दिष्ट स्थान पर यह पहुंचा तो इसे उठाने के लिए तकरीबन 50 मिलियन लीटर पानी की जरूरत पड़ी और फिर यह धीरे धीरे किसी समुद्री कोलोसस की तरह खड़ा हो गया। थिएन उनग। तो अब आपने ये तो देख लिया कि ऑयल रिंग के अंदर ग्राउंड पोर्शन को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बात तो आपको जाननी जरूरी है कि ये फील्ड वर्कर्स कहाँ रहते हैं और अपने उपकरण कहाँ रखते हैं। तो जवाब है उसके ऊपर। जैसा कि हमने आस्था हेस्टिन स्पार प्लेटफॉर्म में देखा कि किसी भी चीज को बीच समुद्र में नहीं बनाया जाता है और यही नियम थेन ओंग बी के TNG फील्ड रिंग पर भी लागू होता है। इस प्रोजेक्ट को भी समुद्र से दूर बनाया गया था और इसके ऊपरी भाग का वजन तकरीबन 4200 टन था और उसके ऊपर एक और 850 टन का लिविंग क्वार्टर था। वैसे जमीन पर इतना ज्यादा वजन उठाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है क्योंकि मशीन्स को जमीन से जोड़कर रखा जा सकता है। वहीं समुद्र के एक हिस्से में कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की जरूरत होती है ताकि पूरा ऑपरेशन डूब ना जाए। इसीलिए उस वक्त के सबसे भारी भरकम प्रोजेक्ट थिएन अनग रिंग को उठाने के लिए बड़ी मशीन्स की जरूरत थी और उन्होंने इसके इंतजाम के बारे में सोच रखा था। इस बड़ी सी मशीन का नाम एशियन हरकुलिस 3 है। ये एक ऑफशोर हैवी लिफ्ट शीर लेग क्रेन है। इस मशीन का औसतन ऊंचाई 350 फीट है और ये लगभग 600 टन जितना वजन आराम से उठा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी चीज को बिना डूबे समुद्र में उठाए रखना कैसे पॉसिबल होगा। तो इसका राज इसकी ब्लास्ट टैंक्स में छुपा हुआ है जो इसके बेस से जुड़े हुए होते हैं। इनमें काफी सटीक कैलकुलेशन के साथ समुद्री पानी भरा जाता है ताकि इन्हें स्थिरता प्राप्त हो और ये सभी सामनों के लिए एडिशनल काउंटर वेट का भी काम करता है और बाकी सारा काम तो इसका बेस कर ही लेता है भाई। और जैसा कि आप देख सकते हैं एशियन हरकुलिस 3 ने इस विशालकाय इंस्टॉलेशन का काम कितने आसानी से कर दिया। विंकिंगर विंड फार्म इंस्टॉलेशन। अगर आपने हाल ही में प्लेन में ट्रैवल किया होगा तो आपकी नजर समुद्र में लोकेटेड विंड फार्म पर गई होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने वाली विंड टर्बाइंस खुद कितनी बड़ी होती हैं? जमीन पर लगी विंड टर्बाइन की लंबाई लगभग 575 फीट होती है, वहीं जो पानी में लगाई जाती है उनकी लंबाई 853 फीट होती है। अगर परिप्रेक्ष्य के लिए देखा जाए तो ये साइज में एम्पायर की आधी है, इसीलिए बाकी स्ट्रक्चर की तरह इन्हें भी बड़ी मशीन्स की जरूरत पड़ती है। विंकिंगर ऑफशोर विंड फार्म इंस्टॉलेशन की शुरुआत 2017 में हुई थी।
उन्होंने जर्मनी में ऐसी 70 टर्बाइंस इंस्टॉल की थीं और इसके लिए उन्होंने फ्रेड ओल्सन विंड कैरियर का इस्तेमाल किया था ताकि वे इसके फंडामेंटल स्टेजेस को पूरा कर सकें। ये उबेर मशीन एक जैकअप वेसल एक शिप है जिसमें 4 सेल्फ एलिवेटिंग ब्लास्ट होते हैं जो कि समुद्री तल में खुद को सेटल कर देते हैं और शिप को लहरों के ऊपर रखते हैं। इसका मतलब ये ही कंस्ट्रक्शन का काम सिर्फ शिप की हाइट तक सीमित नहीं है और ये और भी कई तरह के ऑपरेशंस आसानी से कर सकते हैं। ये क्रेन्स खुद अकेले ही 800 टन जितना वजन उठा सकती हैं और ये टरबाइन को इस तरह से कंबाइन करती हैं जैसे कोई बच्चा लेगो सेट को अरेंज कर रहा हो। विंग्स द्वीप टंडेम क्रेन्स। उम्मीद है कि जल्द ही हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चलती है, लेकिन फिलहाल तो हम कोयला, गैस और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। इसलिए विशालकाय नए कोल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स की आज भी जरूरत पड़ती है और ये हमारे लिए आज भी बहुत खास है। अब हम बात करते हैं विंगिंग्स आइलैंड की कोल एक्सपोर्ट टर्मिनल के बारे में, जिसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से 120 मिलियन टन से अधिक कोयले का निर्यात करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे बनाने के लिए इन्हें एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा हो और इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कोल स्टैकिंग ब्रिजेस है और इन्हें बनाने के लिए 1.1 माइल जेटी और मोबाइल क्रेन्स की जरूरत पड़ती है जिसमें रैशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। इसलिए यहाँ पर लैम्सन के LTL 2600 ट्रांसी लिफ्ट क्रेन्स का इस्तेमाल किया गया था ताकि ये सभी चीजों को उनकी जगह पर सही से रख सकें। इसके साथ ही कैरी पिकर लिफ्ट्स का इस्तेमाल किया गया था जो कि इस टीम वर्क को ड्रीम वर्क बनाती हैं। कॉफर डैम्स। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी के बीच में ब्रिज के लेग्स कैसे बनाए जाते हैं? ये एक बहुत ही आकर्षक प्रक्रिया है और इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इनका नाम है शीट पाइलिंग और कॉफर डैम्स। शीट पाइलिंग में बड़े बड़े स्टील बीम्स की इंटरलॉकिंग और ओवरलॉकिंग की जरूरत होती है। इन दोनों मेथड्स को इस्तेमाल करके इस तरह के बड़े मेटल सिलेंडर्स को बनाया जाता है और इन्हें आमतौर पर कॉफर डैम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इन स्टील की इनक्लोजर को नदी के तल में डाल दिया जाता है, जिसके बाद इनके अंदर से पानी को बाहर निकाला जाता है ताकि वहां की सतह को सुखाया जा सके, जिससे कि वे ब्रिज के फाउंडेशन को आराम से बना सकें। कुछ किस्सों में तो जैसे कि यूके के ग्रेट यारमाउथ में शीरले क्रेन बार्क्स को इंस्टॉल किया जाता है ताकि वे इन जाइंट स्टील सेल्स को पानी से बाहर निकाल सकें। ग्रेट यारमाउथ में इस्तेमाल किए जाने वाले खास सेल्स का वजन 400 टन था और इन्हें इनकी पोजीशन से लिफ्ट करके इनकी जगह पर रखा गया था। लेकिन कुछ किस्सों में किसी संरचना का आकार, वजन और उसकी हाइट उन्हें एग्जैक्ट पोजीशन तक ले आना मुश्किल बनाती है, तो इन किस्सों में कॉफर डैम्स को स्लोप से सीधे उनकी पोजीशन पर लॉन्च किया जाता है, बिल्कुल 800 टन के वोस्क्यू यांगजी रिवर ब्रिज कॉफर डैम की तरह। एक बार इन्हें पानी में लॉन्च कर दिया जाता है, उसके बाद आराम से उनके लोकेशन तक तैरकर उन्हें ले जाया जा सकता है, जिसके बाद उन्हें नदी के तल में छोड़ दिया जाता है और वहां से सारा पानी निकाल लिया जाता है ताकि कंस्ट्रक्शन के बाकी के काम को आगे बढ़ाया जा सके। सच में भाई, कॉफर डैम तो बहुत ही इंप्रेसिव है। तो दोस्तों, इनमें से किस मशीन और मेगा स्ट्रक्चर ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।